नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में 11 से 24 यानी 11 बजे से सुबह 24 घंटे तक चर्चा चलेगी और सदन में कई योजनाओं पर चर्चा होने वाली है। सदन में विपक्ष की ओर से हंगामे की संभावना भी जताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज है और आज से लगातार 24 घंटे तक चर्चा होनी है। अलग अलग विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही विपक्ष का जो लगातार 2 दिन हंगामा रहा, वो आज भी बरकरार रहने की उम्मीद है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्यों ने कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके चलते सदन में कई बार व्यवधान उत्पन्न हुआ। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हंगामे के बीच सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की। तो वहीं इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई हैं और अपराधियों को कड़ी सजा दी जा रही है। ये इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया गया, जिस जवाब में सीएम योगी ने इसे सियासी ड्रामा बताया। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बार बार विधायकों से शांति की अपील की और सदन की गरिमा बनाए रखने को कहा। कई बार व्यवधान के कारण विधानसभा को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार ने रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं, जिसमें 1,60,000 नौकरियां शिक्षा विभाग और 1,56,000 नौकरियां पुलिस विभाग में शामिल हैं। सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 7 लाख नौकरियां दी गई हैं, जिनमें महिलाओं के आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। कई संस्थाओं को बर्बाद किया। आज आप तो जिस क्षेत्र से आते हैं, मानवर कानपुर, कभी को मैनचेस्टर कहलाया जाता था मानवर। चाहे जो मजबूरी हो और हमारी मांगे पूरी हो, इसी बात के लिए बर्बाद किया मानवेरी रोड, इसी आधार पर बर्बाद। अब जो फोर्स को भी बर्बाद कर दे तुले, बर्बाद कर दे तुले। जितना इस सरकार ने पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों को खासतौर से नौकरी, उनका टाइमली प्रमोशन देने का काम किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और जितनी सुविधाएं पुलिस सिपाहियों के लिए, हेड कांस्टेबलों के लिए, आप 2,19,000 से ज्यादा तो नियुक्तियां दी है मनवर आपको, 2,19,000 से ज्यादा नियुक्ति, और उसमें बाकायदा 20% महिलाओं का रिजर्वेशन दिया। उसके साथ साथ उनको टाइमली प्रमोशन देते हैं मानवर और उनको आवास की सुविधा दे रहे, बराबर हर पुलिस लाइन में बैरक बनवा रहे हैं। और ये केवल इसी बात के ऊपर, पता नहीं किसने इनको राय दे दी। एक वो आए थे, उन्होंने कहा, वो पता नहीं इंग्लैंड से आए, कहां से आए, उन्होंने कहा कि पानी एक बूंद मिल नहीं रहा, बताइए। अब वो ये आदमी को हिंदुस्तान गांधी कह सकता है, ये प्रदेश गांधी कह सकता है, पानी नहीं मिल रहा। ये सवाल जो है। और दूसरे, ये इनको मालूम ही नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। जो पुलिस जो सर्विस कंडीशंस हैं उसमें सुधार, वो लोग टाइमली प्रमोशन चाहते हैं, टाइमली उनको प्रमोशन मिला। उनको रहने के लिए अभी तक बैरकें नहीं थी, वो बैरकें बनवाई गई और हर तरह से उनको रोजगार से लेकर और उनको सुविधायुक्त वातावरण बना दिया गया। कानून व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। प्रदेश में अपराधियों को सबसे कम समय में सजा दी गई है, जिससे यूपी अब दंगा मुक्त और निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने ये कोशिश की है कि हम पूरा आपका सवाल का जवाब देंगे इसमें, और हमने दिया है मान्यवर। लेकिन जो बातें आपने उठाई उसका भी हम जवाब देना चाहते हैं। एक, आपने उठाई सजा की बात।
तो मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने पहली बार 2024 में 100 दिन में ऐसे 6 केसेस हैं जिसमें 100 दिन में FIR से लेकर और सजा तक मात्र 100 दिन में 6 केसेस में सजा दिलवाई मान्यवर। हम इसका जवाब दे रहे हैं, बताते हैं। बहराइच, सीतापुर, रामपुर, अलीगढ़, मेर अमेठी, इसमें ये क्राइम नंबर सहित हम आपको बताया जा रहा है, आपके पास भेजे जा रहा है। बहराइच में 27 दिन में आजीवन कारावास दिया गया। FIR हुई 17/2/24 को, चार्जशीट लगी 24/2/24 को, निर्णय हुआ 22/3/24 को और इसको आजीवन कारावास हुआ मान्यवर। ये पॉक्सो एक्ट में, आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे मान्यवर, उसकी बात कर रहे हैं। सीतापुर में FIR हुई 14/10/24 को, 28/10/24 को चार्जशीट लगी, 29/11/24 को निर्णय हुआ, आजीवन कारावास हुआ। ये भी पॉक्सो एक्ट में 32 दिन के अंदर मान्यवर। रामपुर, इसमें 8 तारीख को FIR हुई अगस्त को, 19 अगस्त को चार्जशीट लगी और 21 और 24 को जजमेंट हो गया। 20 वर्ष अथवा अधिक से अधिक सजा, 33 दिन में सजा हो गई मान्यवर। इस तरीके से 6 केसेस ऐसे हैं जिसमें 55 दिन, 79 दिन, 93 दिन। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बयान ने सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों से रचनात्मक चर्चा की अपील की है ताकि विकास और जनहित के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और केंद्रीय कैबिनेट ने 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो देश के विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगी। इसमें ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाएं, लखनऊ मेट्रो के चरण 1B के लिए शहरी परिवहन को मजबूत करने की योजना और वहीं टाटा 2 जल विद्युत परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 18,541 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे भारत की तकनीकी और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बताया है। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय कैबिनेट ने तेज विकास के लिए 3 अहम परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। पहली परियोजना के तहत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिनके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश होना है। इनमें ओडिशा के भुवनेश्वर में 2 इकाइयां, पंजाब के मोहाली में 1 और आंध्र प्रदेश में 1 इकाई शामिल है। पहला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। ओडिशा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4,594 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। तीसरा, आप जैसा जानते हैं कि क्लीन ग्रोथ, क्लीन एनर्जी पे भारत का कितना बड़ा कमिटमेंट है, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के बड़े बड़े टारगेट्स को पहले ले आए हैं। उसी कड़ी में आज तातो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 700 मेगावाट्स का अप्रूव हुआ विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,146 करोड़। ओवरऑल 18,541 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में अप्रूव हुए। दूसरी परियोजना लखनऊ मेट्रो के चरण 1B की है, जिसके लिए 5,801 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये परियोजना 11,165 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी में शहरी परिवहन को और मजबूत करेगी और लोगों को सुगम यातायात सुविधाएं देंगी। दूसरा, लखनऊ मेट्रो का फेज 1B बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहां पर मेट्रो की बहुत जरूरत है, तो यहाँ पर फेज 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। केंद्रीय कैबिनेट के इन फैसलों ने भारत के तकनीकी परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं को खोल दिया है। सेमीकंडक्टर परियोजना भारत को वैश्विक चिप उत्पादन में मजबूत करेगी। लखनऊ मेट्रो शहरी जीवन को बेहतर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और धर्मांतरण की देश भर में अवैध धर्मांतरण का काला कारोबार जारी है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन के एक गैंग को पकड़ा गया है। वहीं हिंदू से ईसाई बनने वाले गैंग के 9 सदस्यों को सिकंदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं गोंडा से एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां आरोपी की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का खेल शहर दर शहर, राज्य दर राज्य जारी है। पहले छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और फिर अब्दुल रहमान हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाते पुलिस के शिकंजे में है। और अब ये 2 तस उन गुनहगारों की है जिसमें हिंदुओं का धर्मांतरण 2 अलग अलग धर्मों से करवाया जाता था। ये समाज के वो दुश्मन है जो लंबे समय से धर्मांतरण करवाने में लिप्त थे। धर्मांतरण मामले के आरोपी को वर्धमान रेलवे स्टेशन यानी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। अब इस आरोपी के कारनामे भी जान लीजिए। एक और धर्मांतरण का खुलासा, गोंडा में सामने आया धर्मांतरण का मामला। धर्मांतरण के आरोपी की पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी। आजम हसन शेख को किया गया गिरफ्तार। 2017 में आजम हसन शेख ने मंदिर में की थी शादी, अपने आप को हिंदू बताकर की थी शादी। आजम हसन शेख ने विनीत सिंह बताया था नाम। पीड़िता को जब पता लगा कि विनीत मुस्लिम है, पीड़िता के विरोध करने पर की गई मारपीट, जबरन कराया गया पीड़िता का धर्मांतरण। अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत निवासी एक महिला द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि वर्ष 2017 में आरोपी युवक आजम हसन शेख और विनीत सिंह द्वारा नाम बदलकर उसे शादी की और शादी उपरांत उसे कलकत्ता ले गए और वहां पर धर्म परिवर्तन को दबाव बनाने लगा और उसे प्रताड़ित करने लगा। इससे लिखित सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसी क्रम में मुख्य आरोपी आजम हसन शेख और विनीत सिंह को निवासी जनपद कलकत्ता पश्चिम बंगाल को वर्धमान रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर में पुलिस ने एक और बड़े धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ किया है। थाना सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने वाले गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि ये गिरोह वीरखेड़ा गांव में गरीब और दलित परिवारों को पैसों और अन्य प्रलोभन का लालच देकर ईसाई बनाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार हुए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में कहां से फंडिंग हो रही थी, इसकी जांच में लग गई है। वहीं जांच में सामने आया कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में पहले भी इस गिरोह ने धर्म परिवर्तन की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइबल, नकदी, धर्म परिवर्तन के प्रमाण पत्र और 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों के पास से ईसाई प्रेयर की किताबें, आधार कार्ड, कैश बुक और ट्रस्ट की बैलेंस शीट भी मिली है। थाना सिकंदराबाद की पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम वीरखेड़ा में कुछ बाहरी लोग आकर स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पे कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इनके द्वारा यह बताया गया कि वे आसपास के जनपदों में घूम फिरकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और स्थानीय लोगों को जो है रुपए का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराते हैं। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इसमें सिकंदराबाद से पप्पन और रवि, सलेमपुर थाना से प्रदीप पारछा, दीपक कुमार नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर से, कृष्णा बेनीवाल फरीदाबाद से, राजेंद्र कुमार गाजियाबाद से, नीलम जनपद गाजियाबाद से और आशु ये थाना सिकंदराबाद ग्राम वीरखेड़ा के निवासी हैं। इनके पास से जो है नगद पैसे, बाइबल, प्रार्थना पत्र और धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र के अलावा 9 मोबाइल जो है विभिन्न कंपनियों के बरामद हुए हैं। आरोपी व्यक्तियों को पूछताछ कर हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सवाल है कि आखिर देश में धर्मांतरण गिरोह के और कितने किरदार और गैंग हैं जो अपने काले कारोबार से धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेल रही हैं और शिकार हो रही हैं गरीब मासूम भोली भाली हिंदू लड़कियां। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में देशभक्ति का जोश चरम पर है। लखनऊ में यूपी विधानसभा मार्ग पर पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए।
वहीं नोएडा में डीएम मेधा रूपम ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, तो वहीं दोनों शहरों में इस अभियान ने लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के यूपी विधानसभा मार्ग पर सोमवार को पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ये यात्रा हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया गया। यात्रा में स्कूली बच्चे, युवा, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग शामिल हुए, जो तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा विधानसभा मार्ग से शुरू होकर हजरतगंज तक गई। इस दौरान लोगों ने देश के शहीदों को याद किया और हर घर में तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। प्रशासन ने यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। नोएडा में जिला अधिकारी मेघा रूपम ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। सेक्टर 27 के एक सामुदायिक केंद्र में आयोजित समारोह में डीएम ने तिरंगा फहराया और लोगों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये अभियान आजादी के 18वें साल में देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। मेघा रूपम ने स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों से इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा की। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान बहुत ही बृहद रूप से मनाया जा रहा है। मेरा सभी नोएडा के वासियों से अनुरोध है कि आप लोग भी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े, घर घर तिरंगा लगाएं और साथ में तिरंगे का मान सम्मान जरूर करें। आज थर्ड फेज था तिरंगा यात्रा का, और क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं जिले में? देखिए, हर जगह खूब बृहद कार्यक्रम हो रहे हैं। स्कूल हो गए, संस्थाएं हो गई, कॉलेजेस हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, कार्यालय हो गए, और आप सभी से भी अनुरोध रहेगा कि हर घर तिरंगा में आप जरूर पार्टिसिपेट। लखनऊ और नोएडा में हर घर तिरंगा अभियान ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का जोश जगा दिया है। लखनऊ की पैदल तिरंगा यात्रा और नोएडा में डीएम मेघा रूपम के नेतृत्व में शुरू हुआ ये अभियान हर घर में तिरंगा फहराने का संदेश दे रहा है। ये पहल न केवल आजादी के नायकों को श्रद्धांजलि है, बल्कि नई पीढ़ी में राष्ट्रीय प्रेम की भावना को और मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने पर विवाद गहरा गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के दावे के बाद से हिंदू संगठनों ने मकबरे पर पूजा अर्चना की मांग की है, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़कर मकबरे में प्रवेश किया है। यह विवाद अब सांप्रदायिक तनाव का रूप ले चुका है। पूरी खबर देखिए। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर रेढ़िया मोहल्ले में स्थित नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर के तनाव चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया है कि यह मकबरा ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है, जिसे आक्रांताओं ने तोड़कर मकबरे में बदल दिया था। उन्होंने मकबरे में त्रिशूल, कमल और नदी जैसे हिंदू प्रतीकों की मौजूदगी का हवाला दिया है। मुखलाल ने स्थानीय लोगों से 11 अगस्त को सामूहिक आरती करने की अपील की थी। इस ऐलान के बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता मकबरे पर पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़कर पूजा करने की कोशिश की। दोनों पक्षों से आज यहाँ पर आए थे लोग, और क्योंकि उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें, कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानूनी व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए। नहीं, ऐसा कोई समझौता अभी नहीं हुआ किसी के साथ बैठा के। अभी प्राथमिकता हमारी यही है कि सबसे पहले तो कानूनी व्यवस्था सामान्य रहे, और उसके बाद में जो अलग अलग लोग हैं सबके मन में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे, कोई अफवाह वगैरह न फैले, इसी बात पे हम ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल सब शांति है सर? हाँ, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मौके पे स्थिति सामान्य है।
दूसरी ओर मुस्लिम संगठन और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने इसे नवाब अब्दुल समद का ऐतिहासिक मकबरा बताते हुए विरोध जताया। उनका कहना है कि सरकारी अभिलेखों में ये मकबरा मंगी के नाम से दर्ज है और इसे मंदिर बताकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों ने मकबरे में तोड़फोड़ और भगवा झंडा फहराने की कोशिश की, जिससे दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मकबरे के चारों ओर बैरिकेडिंग की और 10 थानों की पुलिस के साथ पीएसी तैनात कर दी। जिलाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और स्थितियों को काबू में किया। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया है। लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं और अभी ये मौके पे जो है स्थिति सामान्य है और कुछ लोग आए हुए थे, उन सभी लोगों से वार्ता की गई है और अब जो है यहाँ पे दोनों पक्ष से लोग जा चुके हैं। देखिए, करीब 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है, थानाध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी पीएससी लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, सीओज हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियां लगी हुई। स्थिति फिलहाल हाँ, स्थिति एकदम ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हैं। फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बताने का यह विवाद अब सांप्रदायिक तनाव का रूप ले चुका है। प्रशासन ने पुरातत्व विभाग से स्थल की जांच का भरोसा दिया है ताकि ऐतिहासिक तथ्यों का पता चल सके। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की तीखी बयानबाजी ने माहौल और गर्मा दिया है। ये घटना फतेहपुर में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।